हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर नूरजहां और अंतर्राष्ट्रीय कानून और तीसरे विश्व के बारे में मैंने बहुत सारी बातें, अर्थ और विशेषताएं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बीती क्लास में बता चुकी हूँ। और आज की क्लास में मैं आपसे बात करूँगी कि क्या तीसरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए चुनौती है। सामान्यतः ये प्रश्न उस समय उदित हुआ जब विश्व स्तर पर तीसरी दुनिया के काफ़ी देश आज़ाद हुए और आज़ाद होते ही इन्होंने यूएनओ की सदस्यता ली। उस समय यूरोपियन जो कंट्रीज थी उनके सामने ये एक बड़ा प्रश्न आया कि क्या जो 200 सालों से भी पुराना इतिहास अंतर्राष्ट्रीय कानून का है, क्या उस इतिहास को ये तीसरी दुनिया जो के देश जो अभी नव उदित हुए हैं, क्या वो इतने पुराने इतिहास को मानेंगे। इन बातों को लेकर चर्चाएं होने लगी और प्रश्न चिन्ह आया तीसरे विश्व के देशों पर। इस प्रश्न चिन्ह के प्रत्युत्तर में मैं आपको तीन बातों पर हाईलाइट करना चाह रही हूं। और वो है, इसमें जो प्रथम बात है वो है सार्वभौमिक कानून सार्वभौमिक एवं सार्वदेशिक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून सार्वभौमिक और सार्वदेशिक, ये सार्वभौमिक सबके लिए और सारे देशों के लिए है। इससे तात्पर्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का इतिहास जो था वो पुराना, और इस पुराने इतिहास में हम जो बात देखते हैं वो देखते हैं यूरोपियन देशों का। और अगर हम कल्चर की बात करें तो वहाँ ईसाई कल्चर उसमें विद्यमान था और ईसाई कल्चर विद्यमान था और पोप का राज्य में पूरी तरह से विलोपीकरण था। ये सारी बातें हम ऐतिहासिक दृष्टि से पढ़ते और सुनते भी हैं। ऐसे में ये बात आई कि क्या इस पुराने इतिहास को नवोदित राष्ट्र स्वीकार करेंगे। तो इस संबंध में माइकल एक्हर्स्ट एक विद्वान रहे हैं, उनका ये मानना है कि ये बात सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का इतिहास ईसाई राज्य या ईसाई सभ्यता पर आधारित रहा है, लेकिन नवोदित होने वाले राष्ट्र इसे अपनी सार्वभौमिकता और सार्वदेशीयता के आधार पर निश्चित रूप से मानते हैं, स्वीकृति प्रदान करते हैं और इसके जो रिवाज हैं, अभी समय हैं, रूढ़ियां हैं, वो उसे स्वीकार करते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए तीसरी दुनिया चुनौती नहीं है। दूसरा इसमें जो प्रश्न आता है वो ये है कि यह राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधिकांश भाग को उपयोगी मानते हैं। ये बात अभी मैंने आपको बताई कि हम इस बात से विदित हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के पुराने इतिहास के निर्माण में तीसरी दुनिया के देशों का वो भागीदारी नहीं रही है जो यूरोपियन देशों की रही है। अतः ऐसे में ये चुनौती भरा प्रश्न था तीसरी दुनिया के देशों पर। जो शंकाएं लगाई जा रही थी वो ये है कि क्या ये अपने अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकार करेंगे। अतः अंतर्राष्ट्रीय कानून पर तीसरी दुनिया के देशों ने ये अपनी स्वीकृति की मोहर लगाई कि इसका अधिकांश भाग उनके लिए उपयोगी है और वो उसे स्वीकारोक्ति प्रदान करते हैं। वो केवल उन मुद्दों को, उन बातों को छोड़ेंगे जो उनकी देश की संप्रभुता और राष्ट्रहित के विरोध में होगी। अतः ये तीसरी दुनिया के देश अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए चुनौती नहीं है, वो इसे उपयोगी मानते हैं। इसीलिए आज़ादी के जस्ट बाद से ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के पुराने जो अभी समय थे उन्हें स्वीकार किया। मैं इसमें आपको अंतिम बात ले लूं कि नीति निर्धारण का निर्णायक तत्व राष्ट्रहित होता है। अब चाहे विकसित देश हो, यूरोपियन देश हो या तीसरी दुनिया के देश हो, सारे देशों के विदेश नीति के निर्धारण में, राष्ट्र नीति के निर्धारण में जो मुख्य फैक्टर काम करता है वो राष्ट्रहित होता है। तो ऐसे में
तीसरी दुनिया के देशों पर ये प्रश्न चिन्ह लगाना कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए चुनौती है, ये कतई गलत है, रॉन्ग है। क्योंकि कोई भी देश है तो वो अपनी नीति निर्माण के लिए अपना नेशनल इंटरेस्ट उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल होता है, और वो तीसरी दुनिया के देशों के लिए भी है, इसलिए वो इंटरनेशनल लॉ के लिए कोई चुनौती नहीं है। ये तीनों तर्क हमें बताते हैं कि तीसरी दुनिया के देश अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए चुनौती नहीं है। अब ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ सकता है कि जो 200 साल से भी ज़्यादा पुराना अंतर्राष्ट्रीय कानून का इतिहास है, तो इतिहास है, उस सारी चीज़ों को क्या एज इट इज़ तीसरी दुनिया के देशों ने अपना लिया है? उनका क्या कोई व्यू, कोई अप्रोच इस संबंध में है? तो निश्चित रूप से है। और वो पहली अप्रोच के रूप में मैं आपको बताऊं कि उपनिवेशवाद का विरोध, क्योंकि तीसरी दुनिया के देश लंबे समय तक साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद के अंदर वो रहे हैं। अतः आज़ादी के बाद भी वो अंतर्राष्ट्रीय कानून में उन बातों का विरोध करेंगे जो उपनिवेशवाद से संबंध रखेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल भी मैं आपको देना चाहूँगी कि 1968 में भारत ने पुर्तगाल पर हस्तक्षेप, गोवा पर हस्तक्षेप करके जो पुर्तगाल का इंटरफेरेंस था, उस इंटरफेरेंस को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया था। उनको पुर्तगाल से गोवा को आज़ाद करवाया था। तो जहाँ भी इस तरह का उपनिवेशवाद होगा वहाँ नवोदित राष्ट्र उसका विरोध करेंगे, ऐसा उनका अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। सार्वभौम, प्रभुसत्ता और समानता, यानी आज़ादी के बाद वो हर तरह से आज़ाद है, और विश्व में चाहे बड़े से बड़ा देश है, चाहे छोटा से छोटा देश है, चाहे विकासशील देश है, चाहे विकसित देश है, चाहे वो उत्तर के राष्ट्र हैं, चाहे वो दक्षिण के राष्ट्र हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में छोटे और बड़े यानी सभी तरह के देशों के लिए एक समान दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून, एक समान दृष्टिकोण नवोदित राष्ट्र रखते हैं। अतः उनका ये दृष्टिकोण है कि राष्ट्रों के साथ भेदभाव न किया जाए, छोटे बड़े के आधार पर, विकसित अविकसित के आधार पर, गरीब और अमीर के आधार पर। इसमें अगली बात आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें आगे तक काम आने वाली है, वो है राज्य उत्तराधिकार के नियम। राज्य उत्तराधिकार के नियम से तात्पर्य है कि तीसरी दुनिया के देशों ने उपनिवेश काल में, साम्राज्यवाद के काल में जितने भी उत्तराधिकार से संबंधित संधियां की गई थी, उन संधियों को एज इट इज मानने के, उन नियमों को एज इट इज मानने के लिए वो तैयार नहीं है। वो उनके राष्ट्रहित, उनकी परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए, ऐसा दृष्टिकोण नए उदित राष्ट्रों का है अंतर्राष्ट्रीय कानून में। इसमें मैं चौथी बात, आज की क्लास के लिए जो अंतिम बात रख रही हूँ वो ये है कि संधियाँ, ये हम इस बात से विदित हैं कि औपनिवेशिक काल में पश्चिमी देशों ने बहुत सारी संधियां इन राष्ट्रों के साथ की। उन संधियों को मानने के लिए अब ये विकसित देश अब ये नवोदित राष्ट्र बाध्य नहीं है, उन पर बाध्यता नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि उनकी उस समय स्वतंत्र सरकार नहीं थी। जिस सरकार ने उस पर हस्ताक्षर किए उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। अतः वो उपनिवेशिक काल में की गई संधियों की मीमांसा चाहते हैं, विश्लेषण चाहते हैं, उनको एज इट इज स्वीकार नहीं करना चाहते। अतः मैं इन चारों बातों को एक बार संक्षिप्त में ले लूँ कि तीसरी दुनिया के देश अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए चुनौती नहीं है, लेकिन उनका जो दृष्टिकोण है वो ये उपनिवेशवाद का वो हर परिस्थिति में विरोध करेंगे, छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को एक समान मानेंगे, राज्य के उत्तराधिकार के नियमों को अब मानने के लिए वो बाध्य नहीं है, और औपनिवेशिक काल में की गई संधियों को वो अब स्वीकार नहीं करेंगे। वो इसकी व्याख्या या अपने देश की परिस्थिति के अनुसार उन्हें स्वीकार करेंगे। अतः ये, हालांकि इसमें अभी हमारे पास कुछ बिंदु और शेष हैं, उन शेष बिंदुओं पर मैं आगे की क्लास में आपके साथ चर्चा करूंगी। मैं अपने स्टूडेंट से उम्मीद करती हूँ कि वो इससे संबंधित अगर कोई समस्या होगी
तो वो ग्रुप में निश्चित रूप से अपनी समस्या को बताएंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।